ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ विथ द डिस्कशन विल स्टार्ट विथ सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑन ईवीएम। बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन को लेकर के बार बार बात चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम्स को लेकर के क्या डिसाइड करने वाली है। ईवीएम्स के रिलेटेड जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था कि जो पिटीशन था एक्चुअल में, उस पिटीशन को लेकर के थोड़ा समझ लेना कि पिटीशन ये था कि एक ईवीएम होता है जिसमें हम लोग वोट डालते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं दी बैलेट यूनिट, है ना। ईवीएम सिर्फ एक मशीन होता है, बैलेट यूनिट, इसमें बैलेट्स वगैरह रहते हैं। यहाँ पर इलेक्शन कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर बटन, ऐसा वाला होता है। जो भी वोट डालता है वो जो भी वोट डालेगा उसको पता रहेगा। ऐसे यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स के नाम, कहीं कहीं पर अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो 2 मशीन भी लगते हैं। देयर इज जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है उसके पास एक ऐसा यूनिट होता है, वहां पर ऐसा ये रेडी बोल करके एक ऑप्शन रहता है। दिस इज कॉल्ड दी कंट्रोल यूनिट। ये इससे कनेक्टेड होता है। और आजकल ईवीएम के साथ एक और मशीन कनेक्ट रहता है, दैट इज दी, ऐसा एक मशीन रहता है, यहां पर एक ऐसा विंडो रहता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट को, मैंने जिस कैंडिडेट को वोट डाला है उसका एक छोटा सा ऐसा स्लिप यहां पर आता है फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स, फॉर 7 सेकेंड्स। फिर ये नीचे चला जाता है, नीचे जाकर के यहां पर ये स्टैक होता रहता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, तो जो कंसर्न था सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रहा था बार बार कि ये जो वीवीपैट मशीन है इसमें जो ये बैलेट नीचे जाता है, ये जो स्लिप नीचे जाता है, इसका भी एक ऑल्टरनेटिव, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, जो एपीडीआर जो था, उसने एक जो पिटीशन डाला था उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो स्लिप वगैरह है ये वीवीपैट में ना डालते हुए जिस कैंडिडेट को वोट डाला है और ये जो स्लिप है ये वोटर के हाथ में आना चाहिए। और उसके बाद जो वोटर्स हैं वो इसको एक ऐसा बैलेट बॉक्स रहेगा, उस बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। तो अल्टीमेटली जिस चीज के वजह से इस बैलेट बॉक्स को हटाया गया था, अल्टीमेटली फिर से उसको रीइंट्रोड्यूस करने का एक बात बताया गया था। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पेपर बैलेटिंग सिस्टम है उसको जो रिवाइव करने का बात था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है वो कैंसिल कर दिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मैं जो बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार क्या पूछा गया, मतलब जो पिटीशन था उसमें ये बोला गया था कि जो पिटिशनर्स है, क्या पिटिशनर था कि इलेक्टर्स टू टेक अ लीजरली लुक, जो 7 सेकंड का लुक था वो 7 सेकंड का लुक नहीं रहेगा, अब इट विल बी अ लीजरली लुक। लीजरली लुक मतलब वो थोड़ा टाइम लेकर के देख सकता है कि मैंने जिसको वोट दिया है क्या उसी के ऊपर वोट पड़ा है या नहीं, मैंने जिस सिंबल में वोट दिया है क्या उसी सिंबल में वोट गया है या नहीं। उसके बाद बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द बैलेट बॉक्सेस, सो ऐसा बात बताया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिक्लाइन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज डिक्लाइन किया है, दैट इज द क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ 100% ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स। 100% वीवीएम एंड ईवीपैट्स मतलब कि उसका एक क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा, मतलब जो वीवीपैट्स में जो स्लिप्स आएंगे उनको भी काउंट किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो ईवीएम्स है उसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन, मतलब जब वोटिंग हो जाएंगे उसके बाद ईवीएम का एक और बार चेकिंग करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ईवीएम का मैकेनिज्म होता है वो सिंगल लोडिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब उसमें एक ही बार आप सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं। अगर आप सेकंड टाइम ट्राई करेंगे तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश कर जाता है। तो इलेक्शन कमीशन का यही एक जगह था। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल, मतलब अभी रिसेंट सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि ओनली 5% ऑफ द ईवीएम वीवीपैट जो है वो काउंट किया जाता है ना। 5% ऑफ द ईवीएम वीवीपैट जो होता है, ईवीएम वीवीपैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो वीवीपैट का जो स्लिप आता है उस स्लिप को काउंट किया जाता है किसमें? इन ओनली 5%। 5% ऑफ क्या? 5% ऑफ द टोटल पोलिंग बूथ्स जो है उसका 5% लेकर के उसको रैंडमली, कहीं से भी रैंडमली चूज करके इन एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको वेरीफाई किया जाता है ना। लेकिन अब सब कुछ ना ही नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ हाँ भी बोला है। क्या हाँ बोला है? कि जो मैंने अभी बताया, ये जो कंट्रोल यूनिट, उसके बाद एक बैलेट यूनिट, एक वीवीपैट, अब ये इन सब में जो लोड करता है, जो सिंबल्स को लोड करता है, उसके लिए एक और मशीन होता है जो
इलेक्शन से द डेट ऑफ वोटिंग उससे 2-3 दिन पहले, जनरली 4-5 दिन पहले वो क्या करता है, इन बॉक्सेस में, इन ईवीएम्स में, इन बैलेट यूनिट्स में या कंट्रोल यूनिट में ये सिंबल्स को लोड करता है। उसके लिए एक और मशीन, क्योंकि ये सिंबल लोड करने के बाद इसका और कोई काम नहीं है, दैट इज कॉल्ड द सिंबल लोडिंग यूनिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 45 डेज तक, ये इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 45 डेज तक ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट है जिसके द्वारा इसमें सिंबल डाला गया है, इन दोनों में या वीवीपैट में भी जो स्लिप्स डाले गए हैं, जो प्रिंटेड स्लिप्स को डाला गया है ना, उसमें तो प्रिंटेड स्लिप का रोल डाला गया होगा, है ना। तो ये जो तीनों चीजों में जो सिंबल लोड करने के बाद ये जो मशीन है, इसको भी 45 डेज तक प्रिजर्व किया जाए। जनरली आजकल सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट में से सिर्फ बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट को ही स्टोर किया जाता है। कहां पर? इन दी कंट्रोल रूम, जिसको जनरली स्ट्रॉन्ग रूम बोला जाता है, जो एक बंद रूम होता है। उसके अंदर मान लो जिसमें अभी इलेक्शन हुआ होगा फर्स्ट फेज में अप्रैल 19 में, वो जून 4 तक वो बैलेट यूनिट वहीं पे पड़ा रहेगा, है ना। नाउ द थिंग इज कि 5% जो होता था उसमें भी अभी ऐड करके उसने क्या बोला है कि 45 डेज तक जो डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, मतलब जून 4 से लेकर के अगर मान लो फॉर एग्जांपल आगे के और 45 डेज तक उसको प्रिजर्व करना, उसको सेफली कहीं पर रख देना। नाउ दी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द ईवीएम इज द बैलेट यूनिट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एक कंट्रोल यूनिट, एक वीवीपैट, जिसको 45 डेज तक रखा जाता है। नाउ कोर्ट ने क्या कहा है, अब ऐसा ये जो मैं बोल रहा था वन टाइम प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर, जो ईवीएम होता है उसमें आप सिंगल लोडिंग सॉफ्टवेयर वन टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको सेकंड टाइम प्रोग्राम करने जाएंगे तो वो क्रैश कर जाता है जनरली, है ना, तो वो क्रैश कर जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा हूं, इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग द रिजल्ट, कैंडिडेट्स इस सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं, बैलेट यूनिट को चेक कर सकते हैं, एसएलयू को चेक कर सकते हैं, वीवीपैट मशीन को चेक कर सकते हैं कि उसमें कुछ टैंपरिंग हुआ है कि नहीं, ठीक है ना, अगर कोई डाउट है रिजल्ट में, ठीक है। चलो, तो these are the things that are related to the EVM and VVPAT. Now what are EVMs? बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब इसमें से कुछ फैक्ट्स ले लेना कि EVMs को फर्स्ट टाइम कहां पर यूज किया गया था। इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1982 इन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पारावूर, केरला, जहां पर 50 आउट ऑफ टोटल 123 बूथ्स में ईवीएम यूज किया गया था, ठीक है। ईवीएम का 2 पार्ट होता है, एक कंट्रोल यूनिट जो मैं बता रहा था, एक बैलेटिंग यूनिट होता है जो एक 5 मीटर केबल से कनेक्टेड होता है, और जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा जो ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ ना कुछ लिखते रहता है, वो आपके वोटिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं रहेगा जब तक कि ना कोई इश्यू अराइज हो जाए वहां पर। एक फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होगा जो आपका नाम देखेगा, फिर साइन करवाएगा, फिर आपको इंक लगाता है। एक सेकंड पोलिंग ऑफिसर आता है वहां पर, जो वो आपको क्या करता है, जो कंट्रोल यूनिट है उसमें वो रेडी वाला बटन दबाता है, जिससे आपका वो एक्टिव हो जाता है ईवीएम मशीन। सो ये होता है कि उसमें से 5 मीटर केबल से वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। नाउ द कंट्रोल यूनिट जो रहता है वो किसके पास रहता है? पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है, और उसी को ईवीएम का ब्रेन का बताया जाता है, क्योंकि वहीं से लोड होता है सब कुछ, है ना। तो जो टेम्परिंग का इशू होता है वो भी बोला जाता है कि उसी कंट्रोल यूनिट से ही होता है, वो उसमें ही कुछ इश्यूज अराइज किया गया था। आम आदमी पार्टी ने बार बार इस चीज को दिखाया भी था, इन दिल्ली असेंबली में भी दिखाया था इस चीज को, ठीक है। तो खाली इतना याद रखना एग्जाम के लिए कि 1982 में फर्स्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पाराबूर में इसको यूज किया गया, ठीक है। एक बाई इलेक्शन में इसको यूज किया गया था। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड द सिंबल लोडिंग यूनिट, इसको समझना है क्योंकि बाकी दोनों चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वीवीपैट हो चाहे ईवीएम हो, हम लोगों ने पढ़ चुका है। नाउ व्हाट इज एसएलयू? इसमें क्या होता है कि ये जो सिंबल लोड करता है, लोड द सिंबल्स। नाउ कैंडिडेट सेटिंग कब होता है? एक्चुअली कैंडिडेट सेटिंग ही है वो सिंबल लोड करना, मतलब ये कब होता है? 5 to 2 डेज। यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाएगा यूपीएससी, अगर बनाना होगा तो उसको, है ना, कि कैंडिडेट सेटिंग कब होता है? जिस दिन नॉमिनेशन होता है उसी के बाद ऐसा क्वेश्चन, ऐसा स्टेटमेंट बना देगा। बट ऐसा नहीं है, पहले नॉमिनेशन होगा फिर स्क्रूटिनी होगा। जैसे जो सूरत वाला केस है, सब कोई देखना एक बार ये चीज, सूरत में कुछ हुआ है, एनीवन हर्ड कि क्या हुआ है रिगार्डिंग सिंबल या नॉमिनेशन? एनीवन हर्ड दैट क्या हुआ है सूरत में? सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ अजीब सा चीज हुआ है, इसने देखा है क्या हुआ है? बहुत सालों के बाद यह हुआ है कि समवन
अनअपोज्ड, वो जीत गए इलेक्शन, मतलब ही हैज ऑलरेडी वन, सो बीजेपी इज ऑलरेडी +1, है ना। वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत गए वहां पर अनअपोज। हाँ हाँ, कोई ऑपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ था। हाँ मतलब खड़ा हुआ था, जब स्क्रूटिनी हुआ तो उसके बाद उसका कैंसिल हो गया नॉमिनेशन, कांग्रेस का जो कैंडिडेट था। ठीक है, उसको लेकर के अगर न्यूज आया तो हम लोग देखेंगे उसको नेक्स्ट क्लासेस में, बट देखना उसको सूरत वाला केस, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि अनअपोज्ड कोई जीत जाए, जरूरी नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर मान लो कोई अनअपोज्ड हो रहा है तो क्या वो जीतेगा, या वेट करेंगे उसके लिए कि कोई और कैंडिडेट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। देयर इज अ सर्टिफाइड प्रोसीजर, नॉमिनेशन होना है, फिर स्क्रूटिनी होना है, फिर अगर कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है, अगर रिसीव्ड होता है तो फिर ही बिकम्स अ कैंडिडेट। फिर उसके बाद सिंबल एलोकेशन होता है कैंडिडेट्स को, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनका तो सिंबल रहता ही है, उनको मिल जाता है। जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनको अलग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंबल अलॉट करती है, इंक्लूडिंग दी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है उनको। उसके बाद ये बैलेट सेटिंग होता है, ये कैंडिडेट सेटिंग, है ना, जिसको किसके द्वारा किया जाता है, थ्रू दी सिंबल लोडिंग यूनिट। एक मशीन होता है जिसके थ्रू इसको किया जाता है। और ये जो सिंबल लोडिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दी SLUs आर हैंडेड ओवर टू दी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो DEO होता है। जनरली ये DM या SDM रैंक का कोई होता है, वो अपने पास उसको रख लेता है, और उसके पास तब तक रहता है, कब तक, मतलब अब तक, बिफोर कमिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। ध्यान रखना इस चीज को, यहीं से तभी मैं इस चीज को पूरा बात कर रहा हूं। ये EVM VVPAT हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, इतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं था। ये उस ऑफिसर के पास, किसके पास, विद द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास, ये अंटिल द डे आफ्टर वोटिंग। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब तक कब तक, अब तक जो सिचुएशन था उसमें कितने दिन तक रहता था, डे आफ्टर वोटिंग तक, मतलब वोटिंग के एक दिन बाद तक ये सिंबल लोडिंग यूनिट सेफ कीपिंग में रखा जाता था। बट अब तक जो भी सिचुएशन था, इट हैज टू बी चेंज। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि 45 डेज आफ्टर काउंटिंग, नॉट आफ्टर वोटिंग, 45 डेज आफ्टर काउंटिंग भी उसको क्या करना है, वी हैव टू कीप इट सेफ एंड सिक्योर। सेफ कीप करना है उसको। कौन करेगा ये, इट विल बी डन बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इसमें यही है कि अब कंक्लूजन में यही लिख सकते हो, अगर ईवीएम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो, कि वीवीपैट का फिर यूज ही क्या हुआ, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ स्लिप देखने के लिए यूज है नहीं, कि ईवीएम का एक रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग वीवीपैट को यूज कर सकते हैं, कि हम लोगों ने जिस बंदे को वोट डाला है उसी के पास वोट गया है या नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए वीवीपैट का यूज किया गया था, बिकॉज जो ईवीएम था वो बार बार क्वेश्चन फेस कर रहा था, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। बट क्या है कि एक ब्लाइंड डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ है ना, ब्लाइंड डिस्ट्रस्ट, क्योंकि बार बार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद देखोगे जो जीतता है उसका जो अपोजिशन में रहता है वो हमेशा बोलेगा, मैं पार्टीज नहीं बोल रहा, जो जीतेगा उसी का अपोजिशन में। ईवीएम पे संदेह सबको होता है ना, कि एग्जामिनर ने अच्छे से मार्क्स दिया नहीं, तुमने लिखा नहीं कि लिखा है, वो सब बात अलग है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिस्कस अबाउट द इशू ऑफ ईवीएम वीवीपैट, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द वेज टू एड्रेस द कंसर्न टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ईवीएम मशीन्स, है ना, कि उसका रिलायबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ दी, यहां पर वीवीपैट सिस्टम है, तुम ईवीएम का ही पूरा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि हाउ टू एड्रेस द कंसर्न्स रिगार्डिंग ईवीएम मशीन्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दी, ये तुम्हारा जो GS2 रहेगा उसी के साथ डील करेगा, है ना। नाउ एक टॉपिक है GS2 से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिगार्डिंग द अबॉर्शन लॉज इन इंडिया। अबॉर्शन को लेकर के इंडिया में इतने बड़े आंदोलन हम लोगों ने नहीं देखा जितना हम लोगों ने यूरोप में देखा, है ना। वहां पर जो अबॉर्शन है वो बड़ा ही, उसका जो सिस्टम है वो बहुत ही फ्री एंड फ्लेजेड है, बल्कि बहुत सारे देशों में ऐसा है भी नहीं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए, वहाँ अबॉर्शन लॉ और भी स्ट्रिक्टर है ना। कहीं कहीं पर अबॉर्शन जो है उसके लिए कहीं पर भी, किसी भी प्रेगनेंसी के किसी भी समय आप अबॉर्शन कराना चाहे तो आपको लीगली इंटरवीन करना ही पड़ेगा, मतलब आपको कोर्ट से
वो लेके आना पड़ेगा, आपका क्लीन इंटेंट है उसका एक प्रूफ लेकर के आना पड़ेगा। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक डिसीजन लिया है जिसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो 14 ईयर ओल्ड जो सेक्सुअल असॉल्ट की जो विक्टिम थी उसको उसके 30 वीक प्रेगनेंसी को भी अबॉर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। नाउ इसमें क्या है कि इंडिया में अबॉर्शन लॉ कैसा है, स्ट्रिक्टर है, कैसा है, ठीक है ना। अगर बात करें तो बोला जाता है कि इंडिया में इसका बहुत सारे सोशल स्टिग्मास भी है जो इंडियन गवर्नमेंट को रोकता है ये करने में। द सेम दैट अप्लाइज टू द सेम सेक्स मैरिज ऑल्सो, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होकर के कोई डिसीजन नहीं ले पाया सेम सेक्स मैरिज। सिमिलरली इट अप्लाइज टू द अबॉर्शन लॉज ऑल्सो। यहाँ पर अबॉर्शन लॉज को हम लोग इतना भी फ्री नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। नाउ द थिंग इज की अबॉर्शन इज अ सब्जेक्ट दैट इज ऑफन सराउंडेड बाय these things. Now जब भी इंट्रोडक्शन लिख रहे हो regarding something, please address these issues कि there are some debates regarding the ethics, the morality and the legality of the thing. Now इंडिया में हम लोगों को जो पढ़ना है regarding exam, that is the medical treatment of pregnancy और the MTP Act 1971, बहुत पुराना है लेकिन हाँ कानून जो है वो इंडिया में 1971 से ही है, that is called the MTP Act और the मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ना इसमें क्या है, इट इज अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ध्यान देना, कहीं पर भी नहीं है ना। जो गांव में जो प्रॉब्लम होता है कहीं पर भी, गांव में मतलब मैंने खुद आसाम के ही एक गांव में देखा है ये चीज। सो इट हैपन्स कि हथौरा डॉक्टर है ना, वैद्य जो लोग होते हैं वो लोग भी अबॉर्शन का काम कर लेते हैं कभी कभार। सो इट इज हाईली डेंजरस। अब द थिंग इज कि इसको लेकर के जो लीगल डिबेट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ इसमें क्या है कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको समझना जरूरी है। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज कि 1960 में कुछ हुआ था। 1960 में इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए गए थे बार बार। तो जब पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लिए गए थे वहां फॉर मेल्स देयर वाज वैसेक्टोमी। इस वैसेक्टोमी को लेकर के जो संजय गांधी थे, इंदिरा गांधी के जो बड़े बेटे थे, बड़े बेटे नहीं मतलब और एक बेटे थे, जो राजीव गांधी एक थे, एक संजय गांधी थे, जिनकी वाइफ कुछ दिनों पहले मिनिस्टर भी रह चुकी हैं ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, मानेका गांधी। तो उनके जो हस्बैंड थे संजय गांधी, ही वॉज सो एक्टिवली मतलब ही वॉज सो एक्टिव टुवर्ड्स पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की फॉर मेल्स। वो घर से, ऐसा भी बोला गया है कि घर से लोगों को ले जा करके जबरदस्ती उनको वैसेक्टोमी कराया जाता था, कहीं कहीं पर पैसे देकर के वैसेक्टोमी कराया जाता था। और औरतों के केस में जबरदस्ती अबॉर्शन कराने का केसेस जो है वो बार बार देखा गया है ड्यूरिंग दोज टाइम्स। क्योंकि हम लोगों ने जब इंडिया का पॉपुलेशन जब पढ़ोगे तब इसमें एक चीज पढ़ोगे कि इंडिया में 1951 से लेकर के 1981 तक का जो पूरा सिनेरियो है, इंडिया में 1951 से 1981 का जो पॉपुलेशन सिनेरियो है उसको क्या बोला जाता है? एनीवन रिमेंबर्स? इंडिया में जो फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक होता है 1901 से लेकर के 1921 तक, जब जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंटली ग्रो करता है। उसके बाद 1921 से 1951 तक जब पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर जाता है ना, कुछ कुछ फेजेस में। मतलब 1911 से लेकर के 1921 पॉपुलेशन डिक्लाइन करता है, उसके बाद जो ग्रो करता है वो थोड़ा सा स्टेडीली ग्रो करता है। लेकिन 1951 के बाद देखा जाता है कि 1951 से 1981 के बीच जो पॉपुलेशन है इंडिया में, इट एक्सप्लोड। तो इट इज नोन एज द फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो उसी में ये चीज आ जाता है कि जो वैसेक्टोमी इन मेल्स एंड अबॉर्शन इन फीमेल, जो उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए गए थे, उसका ही रिजल्ट है। जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन बार बार कराया जाता था, तो उसके रिगार्डिंग इस नाम को याद रखना, दैट इज दी शांति शाह कमेटी। इस कमेटी को फॉर्म किया गया था किस चीज को करने के लिए? इट वाज टू लीगलाइज द अबॉर्शन इन द कंट्री। ध्यान देना, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। शांतिलाल शाह कमेटी was formed in India to deal or to legalize or to discuss about or to constitute, to deliberate the issue of legalizing the abortion in the country. Now इसी के regarding जो maternal mortality है,
ये जो मैंने यहां पर बात किया है कि लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स होने चाहिए, है ना। लाइसेंस मेडिकल प्रोफेशनल नहीं होने के कारण क्या होता था कि हम लोगों को मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत देखने को मिलता था। लेकिन इसका एक और साइड है कि कभी कभार क्या होता है कि देयर आर सम, कि अगर प्रेगनेंसी कैरी ऑन करे औरत, अगर कोई भी लेडी है जो प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करे, तो उसका लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो हम लोगों को आर्टिकल 21, 22 फिर से याद करना पड़ेगा कि हमारे पास राइट टू लाइफ है ना। तो राइट टू लाइफ किसी का मैं नहीं छीन सकता कि मैं उसको ये जबरदस्ती करूं कि नहीं आप ये, मेरे को ये बच्चा चाहिए, आप मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मर भी जाए तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर नॉट लिविंग इन सम बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज कुछ कुछ है जहां पर अभी भी ऐसा है कि वहां अगर आप इंडिया से जाकर के किसी औरत से शादी करते हैं एंड आपका अगर बच्चा होता है, देन यू गेट पेड फॉर दैट, है ना, एंड दैट पेमेंट इज वेरी हेफ्टी, इसलिए बहुत लोग जाते भी हैं। नाउ द थिंग इज कि अनसेफ एबॉर्शन एंड अनसेफ प्रेगनेंसी दोनों को हम लोग यहां पर एड्रेस करने के लिए ये जो कमिटी बनाया गया था, उसी ने क्या किया था कि एमटीपी एक्ट को सजेस्ट किया था और ये बनाया भी गया था इस रिकमेंडेशन से, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द शांतिलाल शाह कमिटी। नाउ इसमें भी एक दो चीज और है, दैट इज दी आर्टिकल 312 एंड 313, क्योंकि आर्टिकल सेक्शन 312 एंड 313 ऑफ द आईपीसी किस बारे में बात करता है? देखिए थोड़ा कानून का आइडिया किसको है? नहीं बाबा, रेप का नहीं, देखना, होल्ड ऑन, लेट मी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। आर्टिकल 312 एंड आर्टिकल 313 किस बारे में बात करता है? ऑफ द आईपीसी। ये बात करता है कि आप किसी को जबरदस्ती अबॉर्ट करने के लिए, अगर कोई जबरदस्ती अबॉर्ट करता है, किसी का जबरदस्ती मिसकैरी होता है किसी की वजह से, सो ही इज लायबल फॉर लीगल एक्शंस। और इसका एक दूसरा साइड और भी है कि अगर किसी के वजह से किसी का मिसकैरी हो जाता है तो वो दैट पर्टेन्स टू द 312, और अगर कोई किसी को जबरदस्ती अबॉर्शन करने के लिए जबरदस्ती करता है तो उसके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। सो देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ द आईपीसी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग sections of the IPC pertains to the case of abortions in India? तो उसमें these are very important, उसमें ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें अगर देखो तो there is one, now MTP का एक्ट क्या बोलता है कि there are some provisions regarding weeks, ध्यान देना, क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। अप टू 20 वीक्स तक एक डॉक्टर के एडवाइस से, अब एडवाइस क्या है कि तुमको मन किया और किसी भी लेडी को, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को मन किया, तो ऐसा नहीं है कि मन करने से ही कर सकता है कोई। देयर आर सम प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस। इलीगली तो कुछ भी हो सकता है। इलीगली तो अगर एक वीडियो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, इंडिया में जो बच्चे का जो फीटस होता है उसका जेंडर रिवील नहीं कर सकता है कोई भी जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो, या कोई भी डॉक्टर होता है वो। सो देयर इज अ वे इन उत्तर प्रदेश जिसके थ्रू इसको किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ डॉक्टर्स हैं जो अभी भी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, देयर आर सम डॉक्टर्स, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स जो क्या करते हैं कि दे डू समथिंग, उनके पास एक कोडिंग है कि दे कीप 2 चॉकलेट्स, वन इज ब्लू इन कलर, वन इज पिंक इन कलर, बहुत सारा उनका आइडियाज है उसमें। उनके पास वो मुंह से नहीं बोलते हैं, बट दे राइट इन दी पैड। तो क्या है कि बताने का जो जरिया है, तो क्योंकि लीगलाइज तो बहुत कुछ है, बट जो लीगल के बीच में भी जो लोग दिमाग अपना लगा लेते हैं, तो उसमें भी एक सेकंड होल्ड करो, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अप टू 20 वीक्स by the advice of one doctor कि it is safe for that lady or it is safe for that female to have a abortion, तो up to 20 weeks तक advice of one doctor is enough। up to 20 weeks जनरली जिसको 3 months भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग, कि 3 months में हम लोग जिस चीज को पहले से पढ़ते आए हुए हैं कि 3 months में termination is allowed। now अगर it exceeds the time of 3 months तो 20 to 24 weeks abortion से लेकर के, abortion को लेकर के जो legal provision है कि it's an exception। कैसा एक्सेप्शन? 2 डॉक्टर होने चाहिए आफ्टर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैव इवैल्यूएटेड द राइट टू सीक टर्मिनेशन। नाउ ओनली अंडर सर्टेन कैटेगरीज, है ना। अगर कोई बीमारी है,
अगर कोई ऐसा है कि जो मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है या ऐसा है कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है, कोर्ट नहीं जाना है अभी भी। अप टू 20 to 24 वीक्स अभी भी आपको कोर्ट नहीं जाना है। अप टू 24 वीक्स कोर्ट नहीं जाना है, बट आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर आपको टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी, देन द लॉ रिक्वायर्स दैट अ मेडिकल बोर्ड बी सेटअप। एक मेडिकल बोर्ड सेटअप होगा इन अप्रूव्ड फैसिलिटीज, हर जगह में नहीं, किसी भी जगह में जाकर के नहीं, जनरली एम्स वगैरह में ऐसा है, और जो सुपर स्पेशलिटी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऐसे फैसिलिटीज हैं जहां पर अलाउ किया जाएगा या डिनाई किया जाएगा, टू अलाउ और डिनाई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओनली इफ देयर इज सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी, कि या तो फीटस के लिए वो एबनॉर्मल हो सकता है, जो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि वहां पर सब्सटेंशियल प्रूफ है कि अगर ये कैरेज अगर कंप्लीट हुआ, अगर ये बेबी डिलीवर हुआ तो द बेबी विल बिकम फिजिकली डिसेबल्ड। तो वहां पर पेरेंट्स दे वेंट टू द कोर्ट एंड आस्क्ड फॉर अ टर्मिनेशन, है ना। नाउ वहां पर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, जनरली कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। लीगल वैसा कोई वो नहीं है, बट जनरली कोर्ट को इंटरवीन करना ही पड़ता है, बिकॉज जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने इजीली मानते नहीं है इन सब चीजों को, बिकॉज देन उनको फेस करना पड़ता है डिफरेंट चैलेंजेस। कि अगर किसी ने केस कर दिया कि अगर दैट फीमेल, उन्होंने अगर केस कर दिया कि मेरा जबरदस्ती करा गया था मेरे साथ, कि मैं करना नहीं चाहती थी टर्मिनेट, बट मेरे फैमिली वालों ने कर दिया या मेरे ससुराल वालों ने कर दिया, सो हॉस्पिटल वाले भी इतना ज्यादा ईजी नहीं होते इसको लेकर के। जो मैं आर्टिकल 312 और 313 की बात कर रहा था, है ना, आर्टिकल 312 और 313 क्या बात करता है, 312 में क्या बात करता है कि अगर वॉलंटरली कॉजेज अ वुमन विथ चाइल्ड टू मिसकैरी, अगर कोई इंसान वॉलंटरली ट्राई करता है, देखना खुद से, डॉक्टर इसके अंडर में नहीं आएंगे, बिकॉज डॉक्टर को तुमने जाकर के बोला है, वो वॉलंटरली नहीं किया है, यू हैव पेड फॉर दैट, है ना, ही इज लायबल फॉर पनिशमेंट। अगेन द थिंग इज कि मतलब इंडिया में अनकंडीशनल एबॉर्शन यही इलीगल बनाता है। आर्टिकल 313, सेक्शन 313 ऑफ द आईपीसी क्या बोलता है कि द पर्सन हु कॉजेज द मिसकैरेज विदाउट द कंसेंट ऑफ द मदर, whether or not she is in advanced stages of her, किसी भी स्टेज में हो, है ना, she or he shall be punished with life imprisonment or a jail term that could extend up to 10 years. So ये है things regarding the MTP or the what we call the Medical Termination of Pregnancy Act. Now there are some amendments made to the act. जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए हैं उसके थ्रू जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें 2020 में कुछ कुछ अमेंडमेंट आए हैं जो 2021 से लागू हुआ है। इट इंक्रीज द अपर जेस्टेशन लिमिट फ्रॉम 20 to 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन। कौन कौन है, जो मैं स्पेशल कैटेगरीज की बात कर रहा था उसमें कुछ कुछ चीजों को इंक्लूड किया गया है। क्या है वो, द थिंग आर कि स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग द सर्वाइवर्स ऑफ रेप, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट एंड अदर वल्नरेबल वुमेन, लाइक डिफरेंटली एबल अगर वुमेन है और अगर माइनर्स है, जो इस केस में आया है ना, जो इस केस में आया है, जो 14 ईयर ओल्ड है, वो इज इटसेल्फ अ माइनर, तो उस केस में 20 to 24 वीक्स का जो जेस्टेशन लिमिट है उसको बढ़ाया गया है उसमें, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज तो है ही उसमें कि जो भी इस केस में मतलब इस 20 to 24 वीक्स का जो ये अपर जेस्टेशन स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन का है उसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज लाया गया है कि द नेम एंड द अदर पार्टिकुलर्स ऑफ अ वुमन जिसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुआ है, इट कैन नॉट बी रिवील्ड एक्सेप्ट टू ए पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ। कोई अगर लॉ ऑफिसर है, कोई अगर मेडिकल ऑफिसर है जिसके लिए ये जानना बहुत जरूरी था या है, उसके अलावा हम लोग किसी को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। हम लोग मतलब द डॉक्टर्स और द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। और दूसरा चीज की जो एमटीपी सर्विसेज है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें एक क्लॉज है दैट फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स में के टाइम पे जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव लिया गया था उसके बारे में भी थोड़ा देख लेना, जो मेजर्स थे जिस बारे में मैं बात कर रहा था, वैसेक्टोमी और जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है, उसके बाहर भी देयर वर सम कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल एट दैट टाइम। Now failure of contraceptive to unmarried women to provide access to safe abortion based on a woman's choice irrespective of marital status। हाँ, ये भी है कि MTP का जो सर्विसेज है अभी क्या है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव में भी फॉर एन अनमैरिड वुमन इसको एक्सटेंड किया गया है। सो देयर आर सम अमेंडमेंट्स टू दैट
करंट सिनेरियो क्या बात करता है उसमें अगर हम लोग देखें तो करंट सिनेरियो ये है कि इंडिया का जो एबॉर्शन एक्ट है, बाकी कंट्रीज में भी जाए तो बाकी बहुत सारे डेवलप कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, हमारा जो एबॉर्शन कानून है वो बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि देयर आर सम कंट्रीज जिन्होंने इस चीज को और भी फ्री कर दिया है ना। अब ये क्यों किया जाता है? इट पर्टेन्स टू द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द चाइल्ड हु इज गोइंग टू गेट बर्थ एंड द मदर ऑल्सो। नाउ इसमें डिस्पाइट द लिबरल एंड प्रो चॉइस नेचर, देखना बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रो चॉइस नेचर, रानी मुखर्जी का कोई एक मूवी आया था क्या ऐसा? नहीं, मूवी तो दूसरा ही था ना, वो कुछ भूल गया मैं। रानी मुखर्जी का कुछ दिनों पहले मूवी आया था ना, वो किससे रिलेटेड था? नॉर्वे रिलेटेड से, तो वो कस्टडी का था। कस्टडी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो लीगल कस्टडी ऑफ द बेबी उसमें था। अच्छा, ऐसा भी होता है हाँ, यूरोपियन सम कंट्रीज और यूएसए में भी कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर अगर आप बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते हैं तो लीगल कस्टडी आपका उससे छीन लिया जाता है, क्रेच में बच्चे को डाल दिया जाता है, ऐसा भी है। ठीक है, तो इंडिया का जो एमटीपी एक्ट है, इट्स अ प्रो चॉइस एक्ट। उसमें मैंने बोला ना कि 20 to 24 वीक्स तक जनरली पुलिस को या लॉ को इंटरवीन करना नहीं पड़ता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड द मदर इटसेल्फ वो डिसाइड कर सकते हैं, बट आफ्टर 24 वीक्स ये जरूरत पड़ता है कभी कभार, हमेशा नहीं, जनरली नहीं होता है, पैसा दो तो हो जाता है ना, यही द प्रॉब्लम है। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो शायद उतना उसको पता भी नहीं है कि इसमें क्या डेंजर्स हैं, उसमें भी इन चीजों को कर लिया जाता है ना। इंडिया में ये चीज है कि फिर भी देयर आर मेनी वुमेन हु आर अप्रोचिंग द कोर्ट फॉर लेट टर्मिनेशन ऑफ देयर प्रेगनेंसीज। नाउ सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन था कि अप टू 24 वीक्स तक, if she is married or unmarried, it doesn't matter, she can comply, she comes under the MTP Act। जो amendment आया था 2021 में, उसमें यही चीज बार बार मेंशन किया गया था कि whether she is married or not, it doesn't matter, she has the right to terminate her pregnancy under the MTP Act। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बताया था कि अगर मतलब ये जो पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी अगेंस्ट द विल ऑफ द माइनर में इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ माइनर हु इज बारली 14 years old। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब देखो 14 years का कोई बच्ची है, अब उसको डिसाइड करने के लिए वो तो कोई है नहीं ना, उसे घर वाले ही डिसाइड करेंगे, है ना। अब उसको मन नहीं है कि मैं कंटिन्यू करूं, या उसको मन है कि ठीक है कंटिन्यू करूं मैं विद द प्रेगनेंसी, तो वो तो डिसाइड करने वाली कोई होती नहीं है अप टिल 14 year old हमारे सिनेरियो में, हमारे इंडियन सिनेरियो में। तो उसमें क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो इमोशनल साइड उसका था उसको पकड़ा है, वो जो मेंटल साइड उसका था उसको पकड़ा है, कि उसके लिए वो फिजिकल मेंटल एक बर्डन हो सकता है बाद में, उसके पूरे लाइफ के लिए वो एक ट्रॉमा होकर के रह सकता है ना। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट अलाउड द 14 year old विक्टिम ऑफ द रेप एंड सेक्स असॉल्ट। तो उसमें क्या था कि 30 वीक्स का जो प्रेगनेंसी था उसको भी टर्मिनेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक लीगल प्रोविजन दिया है, जो कि अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो आगे भी फॉलोड होता रहता है, बट दिस इज अ स्पेशल केस, है ना। 14 year old इट्स अ स्पेशल केस। नाउ ये किससे पर्टेन करेगा? GS2 से, क्योंकि GS2 में मैं हमेशा बोलता हूं GS1 और GS2 में दो चीज हमेशा ध्यान रखना, इट्स द केसेस रिगार्डिंग वुमेन। GS1 में वुमेन इन द सोसाइटी, जब भी GS1 कर रहे हो उसमें वुमेन इन द सोसाइटी, वुमेन्स का क्या रोल है इन सोसाइटी, है ना। वुमेन लेबर्स का क्या, मैं जब बार बार वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बार बार पढ़ा रहा था, इसके लेकर के भी एक वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी एक चीज मैंने शायद इंक्लूड नहीं किया है आज के क्लास में, बट इस चीज को देख लेना, दैट इज द चाइल्ड केयर लीव। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चाइल्ड केयर लीव जो है, देखा है किसी ने? 2 साल कर दिया है। हाँ, चाइल्ड केयर लीव 2 साल, एंड इट इज कंपलसरी। पहले क्या था कि कुछ स्टेट इसको एक्सेप्शंस करते थे कि हम नहीं मानेंगे इसको, अब चाइल्ड केयर लीव्स को 2 साल तक बढ़ा दिया है, एंड इंक्लूडिंग द मैटरनिटी लीव एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या है कि इस चीज को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो GS1 हो चाहे GS2 हो, वुमेन रिलेटेड इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन इन 15 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन इन 10 मार्क्स। और जो भी चीजें प्रीलिम्स में आती हैं उसमें तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ही, कि MTP एक्ट कब आया था, उसका अमेंडमेंट कब आया था, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन, लेट्स टॉक अबाउट INSV तारिणी। किसी ने नाम सुना है? क्या है ये? स्लाइड को बिना देखे बताना, मैं स्लाइड को ऑफ कर देता हूं एक सेकंड के लिए। जस्ट टेल मी व्हाट इज INSV तारिणी। Anyone? What is INSV तारिणी? We were talking about women. This is something related to women also. इस नाम की वजह से नहीं, not that because the name is तारिणी, उसके वजह से नहीं। Anyone? Any idea? Now what is INSV? INS जो होता है वो क्या होता है? What is INS? जैसे INS विक्रमादित्य, INS कोची हम लोग पढ़ते हैं ना। नेवल शिप होता है। नेवल शिप होता है ना। नाउ INSV उसका जो फुल फॉर्म है, इट मींस कि अगर वो नेवल शिप होता है तो INSV मींस कि इट इज द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। नाउ सेलिंग वेसल और नॉर्मल वेसल में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग वेसल एंड अ नॉर्मल वेसल? ये कॉम्बैट नहीं करेगा, सामान ले जाएगा, ऐसे ही जाएगा। चलो ठीक है, एक हद तक सही है। मतलब वेसल के नेचर में क्या फर्क पड़ता है सेलिंग वेसल और नॉर्मल वेसल होने से? अच्छा चलो, इसका नाम जो है INSV तारिणी, इट इज की INSV मतलब इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। अब सेलिंग वेसल मतलब उसमें सेल लगा होता है, सेल, उसमें प्रोपेलर्स नहीं होते हैं। बाकी शिप्स में देखोगे ना, यहां पर बड़े बड़े प्रोपेलर्स होते हैं, ऐसे पंखे होते हैं ना, इसमें पंखे नहीं है, मतलब पीछे इट हैज अ सेल। व्हाट इट? पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला सेल लगा होता है। जनरली इसको टोंगा भी बोलते हैं कभी कभार इंडियन लैंग्वेजेस में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी टोंगा। नाउ द थिंग इज कि इसको इतना ज्यादा जानना इसलिए जरूरी था कि दो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स, दे आर वुमेन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी, जिन्होंने एक ट्रांस ओशियनिक एक्सपीडिशन किया है। ट्रांस ओशियनिक मतलब एक ओशन में एक एक्सपीडिशन किया है। कौन से ओशन में? इन इंडियन ओशन। इन इंडियन ओशन में कहां से कहां तक? फ्रॉम अ शिपयार्ड इन गोवा, फ्रॉम अ शिपयार्ड इन गोवा एक्वेरियस शिपयार्ड इन गोवा से लेकर के इट वेंट टिल मॉरिशस। मॉरिशस में, अब मैपिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस से रिलेटेड, मॉरिशस का जो मेन पोर्ट है उसका नाम क्या है? इट कॉल्ड द पोर्ट लुइस। जगह का भी नाम है पोर्ट लुइस, एंड पोर्ट लुइस तक वो जाता है। द जर्नी इंक्लूडेड इंटरेक्शन विद मॉरिशन ऑफिशियल्स, वहां पर मॉरिशन ऑफिशियल से मिलते हैं। और ये बहुत छोटा सेलिंग वेसल होता है, बहुत छोटा होता है, सेल होता है उसमें। और ये जो है, ये जो INSV तारिणी है, ये उसका मेन चीज है कि इट वाज, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? डबल हैंडेड। अरे यार दिमाग से निकल गया वो चीज। मतलब इसको दोनों लोग इसको कंट्रोल करते हैं। जनरली सेलिंग बोट्स को वन पर्सन कंट्रोल्स, है ना, बट इसको दोनों लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सुविधा होता है एक। नाउ ये क्या करते हैं, ये मॉरिशस तक गए सेलिंग बोट में, ध्यान रखना नो प्रोपेलर वाज देयर, दे वेंट टू द मॉरिशस। वहां पर एक ट्रेनिंग सॉर्टी किया, मतलब ट्रेनिंग किया विद द मॉरिशियन कोस्ट गार्ड्स, जिससे दो नेशन के बीच में टाइज बहुत अच्छे हो गए। नाउ दूसरा चीज की जेंडर इक्वालिटी यहां पर इंश्योर होता है, बिकॉज हम लोगों ने दो
फीमेल ऑफिसर्स को भेजा है। एंड नॉट ओनली दिस वाज अ ट्रांस ओशियनिक एक्सपीडिशन, ये तो बस शुरुआत था। इसके बाद वी आर ट्राइंग टू हैव अ सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब। इंडिया इज ट्राइंग टू हैव एन एक्सपीडिशन, ट्राइंग टू हैव नहीं, इंडिया विल डू इट इन वेरी नियर फ्यूचर। कि उसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज ट्राइंग टू सेंड अ सर्कम नेविगेशन, आईएनएसवी तारिणी में ही भेजेंगे इसको, अ सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब, इसको करने का तैयारी किया जा रहा है। पता है ये किसका सपना था? देश के एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे एक समय, द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज मनोहर पर्रिकर, है ना, गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका ही एक सपना था। ठीक है, तो ये जो हम लोग प्रोसेस, उसमें एक ऑल वुमेन क्रू हम लोग भेजने का कोशिश कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर, जिसमें वी आर गोइंग टू डू अ सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब और कॉल द ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन, जिसका नाम होगा सागर परिक्रमा 4। ठीक है, सितंबर 24 में इसको शुरू करने का बात हो रहा है। ध्यान देना, ये कैसा नेविगेशन है जो पहले होता था वास्को ड गामा का टाइम में, जब प्रोपेलर्स वगैरह नहीं है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, स्टीम का जानकारी नहीं है, पेट्रोलियम का जानकारी नहीं है, तो तो कैसे चलाएंगे एक्चुअली, है ना, कैसे चलाएंगे? थ्रू दी सेल्स, ये जो सेल होता है बोट में, बड़े बड़े पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन टाइप, उसमें। ठीक है, नाउ फर्स्ट अगर इंडिया का देखे, ऐसा ट्रांस ओशियनिक एक्सपीडिशन किया गया था आईएनएसवी मेधी के नाम से, एक फर्स्ट जो सेल बोट था इंडिया का। ठीक है, इट इज नोन फॉर circumnavigating the globe with an all women officer crew in the historic expedition नाविका सागर परिक्रमा 2017 में जो हुआ था, उसमें आईएनएसवी तारिणी में क्या हो गया था कि एक नाविका सागर परिक्रमा विथ अ ऑल वुमेन ऑफिसर। ठीक है, इसको एक जो सेकंड हमारा एक्सपीडिशन होगा नाविका सागर परिक्रमा, उसमें भी आईएनएसवी तारिणी को ही यूज किया जाएगा। सो जो हम लोग जेंडर का बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वलिटी, जेंडर रोल्स, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्टेन करेगा आपका GS1 के साथ, और कहीं कहीं अगर वहां पर डिफेंस का बात है, सो इट विल आल्सो कनेक्ट विद GS3 इंटरनल सिक्योरिटी आल्सो। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इट इज जो वियतनामीज लोगों ने एक राइस कल्टीवेशन का मॉडल लाया है नया, जिससे हम लोग जो मीथेन एमिशन है उसको कम कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग डेटा देखें तो देयर इज वेरी सिग्निफिकेंट डेटा। डेटा क्या बोलता है कि डेटा इज दिस, डेटा क्या है? डेटा में देखोगे तो जो मीथेन एमिशन इन राइस फार्मिंग है, उसमें चाइना सबसे आगे है। अगर हम लोग राइस प्रोडक्शन देखें तो राइस प्रोडक्शन में कौन सा देश सबसे आगे है? इट इज चाइना, उसके बाद इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, ब्राजील, पाकिस्तान। इसमें हम लोग अगर एमिशन इंटेंसिटी देखें कि एक टन राइस में कितना ज्यादा मीथेन एमिशन होता है ना, या कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 एमिशन एक टन राइस में कितना होता है, उसमें अगर देखें तो देखो किसका सबसे ज्यादा है, इट इज फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो 2.4 उसका एमिशन इंटेंसिटी है। ठीक है, मतलब 2.4 टन ऑफ CO2 रिलीज करता है एनवायरनमेंट में एक टन राइस से। कौन? फिलीपींस। ये क्यों होता है जनरली? ये जो CO2 रिलीज होता है राइस में, वो क्यों होता है जनरली? कहां से ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? अभी राइस खा रहे हो, तुम सोचोगे कहां से हो रहा हो कहां से रहा है यार, मैं तो खाता हूं बस, मेरे को तो पता भी नहीं। राइस का हस्क जो निकलता है, हस्क जलने हाँ, से स्टबल जिसको बोलते हैं जनरली, स्टबल बर्निंग जिसको लेकर के एक प्रॉब्लम है, स्टबल। हाँ, एक दूसरा बता सकते हो? हाँ, मतलब एक चीज है कि एक तो ये वाटर इंटेंसिव है, राइस इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इसको बहुत पानी चाहिए होता है। तो जब पानी का ज्यादा वेस्ट, हाँ स्मोक निकलेगा। हाँ यस, जो दूसरा चीज है कि एक्चुअल में क्या होता है कि राइस को हमेशा भिगा के रखना पड़ता है। अब टिल सम एक्सटेंट उसको हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से उसको मॉइस्ट रखना जरूरी है ना, वेट या मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होता है कि जो मॉइस्ट रखने से प्रॉब्लम यह है कि जो सॉइल है वो ज्यादा डिग्रेड होता है, उसी के साथ साथ सॉइल का सलाइनिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ द थिंग इज
कि इससे बचने के लिए देखो, फिर ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा एमिशन इंटेंसिटी कौन से कंट्री का है, इट इज फिलीपींस। इंडिया का एमिशन इंटेंसिटी कितना है, 0.7 ओनली। चाइना और हमारा एमिशन इंटेंसिटी वो जो है वो सिमिलर है ना। चाइना और इंडिया का एमिशन इंटेंसिटी इन केस ऑफ CO2 मतलब टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ राइस, इंडिया का है हम लोग 0.7 टन ऑफ CO2 रिलीज करते हैं 1 टन राइस में, ठीक है। चलो अगर देखो इसका डिटेल्स, तो वियतनाम जो है वो कुछ चीज करता है। क्या कर रहा है वो एक ऐसा मेथड निकाला है उसने जिसमें 3 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग कि वियतनाम इज ट्राइंग टू पुट इरिगेशन मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मैकेनिज्म। क्या है ये? इसमें क्या करना होता है कि जो मीथेन एमिशंस ये कैसे रेस्ट्रिक्ट करता है कि इट कीप्स पैडीज मॉइस्ट, है ना। मॉइस्ट जो है, जो मॉइस्चर है वो हमेशा प्रोवाइड करता है, बट ये कॉन्स्टेंटली फ्लडेड नहीं रखता है उसको। हमारे यहां पर ट्रेडिशनल मेथड में वो कॉन्स्टेंटली फ्लडेड रहना जरूरी है। दूसरा चीज, दे आर ट्राइंग टू यूज ड्रोन्स सो दैट जो लेबर्स हैं, जो लेबर कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। अब उसका अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन थोड़ा साइड कर में रख दो अभी, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू यूज ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस है। उसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर स्प्रे करने का जो काम है उसके लिए भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू यूज ड्रोन्स। इंडिया में भी कहीं कहीं जगह पर हो रहा है ये, बट दे आर ऑन देयर पायलट प्रोजेक्ट स्टेज, ठीक है। जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी, जो एमिशन इंटेंसिटी वो बढ़ जाता है, दैट इज द स्टबल डिस्पोजल। इंडिया में जो एक स्टबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, किसने बनाया है स्टबल रिसर्च इंस्टीट्यूट? बोल पाओगे? IARI कहां पर है ये? इंडिया में एक काउंसिल है ICAR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसका जो पूसा इंस्टीट्यूट है, पूसा दिल्ली में जो पूसा है उसमें एक इंस्टीट्यूट है ICAR का, उसमें एक रिसर्च किया गया। वहां पर एक देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्टबल रिसर्च, है ना। स्टबल रिसर्च मतलब जो स्टबल है उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो यूएस बड़े भैया जा रहे हैं, मोटा भाई अमित शाह, चलो तो जो स्टबल डिस्पोजल है उसको लेकर के दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस बोला जाता है स्टबल बर्निंग इन हरियाणा, है ना, पंजाब एंड पाकिस्तान एज वेल। तो पाकिस्तान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों से जो स्टबल बर्निंग का इंसिडेंट वहां पर होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है पड़ाली, है ना, हिंदी में बोला जाता है पड़ाली, हमारे यहाँ पे पुआल जनरली, पता नहीं, खैर बोलियो है ना। सो एटू कितना उला है, कब निकलता है ये? वंस द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, उसके नीचे का, अब उसके नीचे का जो वो बच जाता है, उसको काटने के बाद जो उसका जड़ बच जाता है वो बन जाता है स्टबल। अब इंडिया के जैसे जैसे वियतनाम में भी, जो होचिमिन सिटी है वियतनाम का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? हानोई। हानोई। हानोई तो बाद में बना था, सबसे पहला उसका कैपिटल था होचिमिन सिटी। होचिमिन सिटी और हानोई दे आर वेरी नियर। देखना मैं हमेशा बोलता हूँ ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में पहले एक कैपिटल हुआ करता था, क्योंकि वो उसका ज्यादा कैपेसिटी नहीं था, ले नहीं पाया, तो उन्होंने चेंज करना शुरू किया है। इंडोनेशिया का भी चेंज हो जाएगा, अभी जकार्ता है बट इट विल कालीमंतान, उसका नाम भी कुछ और रखने वाले हैं इंडोनेशिया वाले, इट विल नॉट बी नोन एज कालीमंतान। जैसे बर्मा का कैपिटल, मतलब म्यांमार का कैपिटल वाज it was, I said Myanmar का कैपिटल was what? रंगून। हाँ, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, जो गाना है वहीं से आया है, मूवी भी है रंगून। अभी क्या है, अभी इट इज न्योपितो, है ना। तो अभी साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा जहां पर ये सब है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो भी सकता है। नाउ जो वियतनाम है उसका जो होचिमिन सिटी है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन।
सो हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके तहत भी अगर देखें हम लोग तो जो स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम है उसको अभी और ज्यादा एड्रेस करने का बात बोला जा रहा है। और स्टबल का डिस्पोजल मतलब उसको हम लोग और अच्छे काम में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वियतनाम है वो क्या करता है, उसमें एक लॉक्ट्रोई ग्रुप है, वो क्या करता है, वो एक काम करता है कि वो लाइव स्टॉक जो लाइव स्टॉक होता है उसको खिला सकता है, जो मेरा फूडर बनता है, एनिमल फूडर। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो भारत में जो कॉर्न का खेती होता है, नाउ कॉर्न इज कमिंग अप एज अ वेरी प्रॉफिटेबल क्रॉप फॉर पीपल इन एग्रीकल्चरल स्फेयर्स। क्यों? द रीजन इज कि कॉर्न में जो खराबी है वो बहुत कम होता है, कॉर्न बर्बाद नहीं होता है एज अ फसल। क्यों? अगर कॉर्न को तुम बेच पाए इन अच्छे मार्केट में, अगर बेच पाए तो तुमको अच्छा दाम मिल जाएगा। अगर तुम्हारा कॉर्न बर्बाद हो गया, इट विल नॉट गो इनटू वेस्ट, इट विल बिकम एनिमल फूडर। सो दैट्स वाई कॉर्न के जैसा अगर हम लोग उसको भी देखें, राइस के स्टबल को भी देखें, तो ये लाइव स्टॉक का फीड बन जाता है, जानवरों को खिला सकते हैं। दूसरा, जो मशरूम्स को ग्रो करने के लिए जो स्ट्रॉ चाहिए, बिकॉज मशरूम के पास तो अपना तो कुछ होता नहीं है, पैरासाइट के जैसे उगते हैं, तो उसमें स्ट्रॉस को यूज किया जाता है। मतलब जो पराली निकलता है, जो स्टबल निकलता है, उसको हम लोग मशरूम कल्टीवेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो इसमें इन तीनों मेथड्स को यूज किया उन लोगों ने। वन इज द इरिगेशन मेथड, जिसमें उन लोगों ने ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड यूज किया। दूसरा, ड्रोन का यूज किया फॉर स्प्रेडिंग, मतलब फॉर सर्वेलेंस एज वेल एज फॉर स्प्रिंकलिंग फर्टिलाइजर्स। एंड जो स्टबल डिस्पोजल में जो न्यू टेक्निक्स उन लोगों ने लाया, उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसको एक रिसाइकलिंग मेथड जो है उसको यूज करके उसको अच्छे काम में लगाते हैं, अपस्केलिंग करते हैं उसका। नाउ राइस कल्टीवेशन का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या नाता है कि सेमी एक्वाटिक प्लांट है दैट इज कल्टीवेटेड इन फ्लडेड फील्ड्स, और जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, होना पड़ता है राइस का, ट्रांसप्लांटेड राइस, उसमें क्या होता है, वो क्या होता है कि उसमें एक लेयर ऑफ स्टैग्नेंट वाटर मेरे को चाहिए ही हमेशा। अब वो जो सर रहा होता है मिट्टी के अंदर, वो जो उसका जड़ा होता है वो पानी के अंदर में है हमेशा, तो उसमें क्या होगा कि जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए एक आइडियल जगह मिल जाएगा। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करेगा। कौन सा? वो जो राइस का जो रिसाइड्यू निकल रहा है, उसको वो डिकम्पोज करने के बाद वहीं से मीथेन जनरेट होता है। तो इसका इंपैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज में। तो जो स्टबल बर्निंग का इशू था वो तो है ही, उसी के साथ साथ जो फ्लडेड अगर है, मतलब मान लो अगर ये पूरा खेती है, इसमें पूरा मैंने पानी डाल दिया है, तो जो जड़ को जो पानी मिलना है वो तो मिल रहा है, चलो। अब क्योंकि वेट एंड मॉइस्ट रहता है, तो जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं जिनका काम होता है डिकम्पोज करना, कहीं पर कुछ भी ऐसा डिकम्पोज होने वाला मटेरियल मिल जाए तो वहां एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो ऐसे जगह में अगर हम लोग देखें तो वहां क्या होता है कि उस डिकम्पोजिशन से क्या निकलता है, मीथेन। ठीक है, अब मीथेन का इतना ज्यादा मतलब रिलीज होना क्लाइमेट चेंज के लिए सही, क्लाइमेट के लिए सही नहीं है। अब दूसरा चीज है कि जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स है, उसमें क्या बोला है कि द पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द राइस प्लांट ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स इज ऑफन ओवर यूज्ड बाय फार्मर्स, है ना। जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनका जो पुअर यूज करना, मतलब क्योंकि वो पुअर एब्जॉर्प्शन होता है उसका, अब वेट है पूरा फील्ड तो पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसी के लिए हम लोग बार बार देखना, गवर्नमेंट भी आजकल नीम कोटेड यूरिया का बात करता है, फर्टिलाइजर्स में आजकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर रहा है, मेन्योर्स के बारे में बात कर रहा है। तो इससे और एक चीज क्या होता है कि बार बार यूज करते हैं, क्योंकि काम नहीं दे रहा तो और यूज करो, काम नहीं दे रहा तो और यूज करो। इसके लिए बोला जाता है कि जो एक्चुअल में जो राइस हम लोग खाते हैं वो तो HYV वैरायटी का सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड है। तो ये जो मेरा HYV सीड है, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अभी इंडिया में क्या किया जा रहा है कि GM क्रॉप्स बनाया जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय GM क्रॉप्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाँ, ये भी एक GM ही था। HYV सीड्स आर GM सीड्स, है ना। जो मैक्सिको में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन थे? was the father of green revolution, not in India, MS Swaminathan nahi, I am talking about his friend from USA who gave his life nahi bolenge,
who spent all his life researching about these things. His name is Norman Borlaug. ठीक है, नॉर्मैन बोरलॉ इज फ्रॉम यूएसए, ही रिसर्च इन मेक्सिको, जिन्होंने HYB सीड्स बनाया था। इसको इंडिया में अभी GM किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जो मैं उस दिन बात कर रहा था कि साइंस एंड टेक में 2 चीजों पढ़ोगे, बायोटेक, नैनोटेक। बायोटेक के जिस चीज को पढ़ना है उसमें से इंपॉर्टेंट चीज है ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे करना है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब किसी भी क्रॉप के जीन से कुछ ऐसे क्वालिटीज को भगा देना। जो मैं रबर प्लांटेशन को लेके बोल रहा था कि असम में जो रबर प्लांटेशन होता है उसमें 3 साल कोई फसल नहीं आता है, सॉरी 3 महीने कोई फसल नहीं आता है, 3-4 महीने साल के। क्यों? क्योंकि जो विंटर का टाइम होता है वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो अभी जो केरला में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसी के साथ साथ भाभा एटॉमिक सेंटर, ये लोग क्या कर रहे हैं कि मिलकर के एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें वो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है उस रबर प्लांटेशन का, कि उसमें से वो प्रॉपर्टी हटा देना है उसके जीन से। क्या हटा देना है कि जो विंटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है उसका, वो जो नहीं है उसके पास, उसमें इंक्लूड कर देना। और जो चीज उसको विंटर रेजिस्टेंस बनाने में मदद नहीं कर रहा है उसको हटा देना उसके जीन से। तो उसके जीन को मॉडिफाई ऐसे कर देना ताकि वो किसी भी वेदर कंडीशन में वो फसल दे सके। ठीक है, सो नाउ दिस विल इंक्लूड इन बायोटेक, किसी दिन डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ क्या है कि ये जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, अब बार बार इनका यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि काम में तो आते नहीं है। सो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन भी बहुत ज्यादा होता है। 2 चीज, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, स्टबल बर्निंग से CO2, 3 चीज आ गए तुम्हारे पास। ठीक है, और अगर देखिए पूरे वर्ल्ड में, तो 10% ऑफ द एमिशंस वर्ल्ड वाइड कहां से? फ्रॉम द राइस प्लांटेशन। जो पूरे वर्ल्ड का मीथेन एमिशन अगर हम लोग देखें तो 10% कम्स फ्रॉम राइस कल्टीवेशन। वही खा रहे हो, सोच लो। तो क्या खाना छोड़ दे सर? खाना नहीं छोड़ना है, थोड़ा सोचना है बस, और क्या। नाउ अगर हम लोग देखें इंडियाज मीथेन एमिशंस थ्रू एग्रीकल्चर, इंडिया में क्या था कि इंडिया का जो मीथेन एमिशन था वो 2060 में 409 मिलियन टन CO2, हाँ, जिसका 73.96 वाज फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, 14.46% वाज फ्रॉम वेस्ट सेक्टर एंड 10.62 वाज फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। ठीक है, तो इसमें से देखो मेजर पोर्शन कहां से आ रहा है? 73.96%, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, नाउ उसका 2 प्रीडोमिनेंट सोर्सेस ऑफ मीथेन एमिशन इन इंडिया इज जो फर्मेंटेशन, जो राइस का जो पराली होता है वो जब पानी में रह जाता है तो उसका फर्मेंटेशन होता है, और जो पैडी कल्टीवेशन खुद है, जो प्रोसेस है, उसके थ्रू भी जो एमिशंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है। नाउ इंडिया में कुछ कुछ मेजर्स लिए गए हैं रिगार्डिंग द मीथेन एमिशंस। क्या क्या लिए गए हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट इज कि द मेजर्स टू रिड्यूस द मीथेन एमिशंस इंडिया में क्या लिया गया है? पहला इज द नेशनल, नॉट ओनली मीथेन एमिशन बट एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोई भी एमिशन के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और द NMSA, इट वाज अ मिशन टेकन अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ध्यान देना, नोडल मिनिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है। इट इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, नाउ दूसरा जो लाइफ स्टॉक मिशन है ना, द लाइफ स्टॉक मिशन जो है इंडिया का, द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, इट प्रोमोट्स प्रैक्टिसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फूडर खिलाते हैं, जो एनिमल्स को हम लोग फूडर खिलाते हैं, वहां से भी जो है मीथेन एमिशन देखा जाता है। नॉट ओनली फूडर, जो एनिमल का जो फीसेस होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है ना, जो उसका एक्सक्रीटेड होता है, तो उससे क्या होता है कि एमिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए देयर आर सम स्कीम्स व्हिच आर टेकन अप, दैट इज ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन। कहां से बनाएंगे? यही अपन लोग बनाएंगे स्टबल से, सिलेज मेकिंग, शाफ्ट कटिंग। शाफ्ट कटिंग मतलब बहुत ज्यादा कम रिसाइड्यू छोड़ करके काटना, और सिलेज मेकिंग, टोटल मिक्स्ड एंड राशन फीडिंग। टोटल मिक्स्ड एंड राशन फीडिंग में आजकल ऐसा स्टबल के ब्रिक्स मिलते हैं,
स्टबल के ब्रिक्स मतलब ऐसे तुमको बोरे में स्टबल मिलेगा, जिसमें नॉट ओनली स्टबल विल बी देयर विल बी गुड़ का पानी होता है, उसका मिक्सचर करके और स्टबल को मिला करके ऐसा ब्रिक जैसा बनाया जाता है, ऐसा मोटा सा, दैट विल बी मतलब जो अवेलेबल कराया जाता है फॉर ग्रीन फोडर प्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा इस बायोगैस प्रोग्राम्स, जिसमें जो नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मीथेन प्रोग्राम जो है, और सॉरी ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम जो है, इसको लिया गया था। और गोवर्धन स्कीम, मैंने करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन था उसमें दिया भी था शायद, कि आसाम का गोवर्धन स्कीम में क्या पोजीशन है ना। सो गोवर्धन जो है उससे क्या बनाया जाएगा कि बायोगैस बनाया जाएगा फ्रॉम एनिमल वेस्ट। ठीक है। बट उसके बावजूद भी इंडिया का जो ग्लोबल मीथेन कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इंडिया भी बात करता है कि इंडिया इज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन मीथेन कंट्रीब्यूशन, जिसको बोल रहा है कि इंडिया की जो वर्ल्ड का टोटल बात है कि 2030 तक ये लोग क्या करना चाहते हैं कि 30% एमिशन को कम करना चाहते हैं, उसमें इंडिया हैज ऑल्सो मेड एन एग्रीमेंट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वियतनामीज प्रैक्टिस। जो हम लोग वियतनामीज प्रैक्टिस था वो तो हमारा सिर्फ एक बहाना था, हमको समझना था कि एक्चुअली राइस कल्टीवेशन से एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट है। सो इट विल पर्टेन विथ योर GS3, है ना। साइंस एंड टेक भी ले सकते हो इसमें, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी ले सकते हो। ठीक है। सो दिस वाज ऑल। इसमें जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे अभी, दैट विल बी रिगार्डिंग योर GS2 स्वच्छ भारत मिशन। कब शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, कौन से साल में? स्वच्छ भारत मिशन कौन से ईयर में शुरू हुआ था? कौन से डेट में शुरू हुआ था ये तो पता होगा। गांधी जी के बर्थडे पे हुआ था क्या? 2 हाँ अक्टूबर। हाँ हाँ, 2 अक्टूबर। और बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2014 15। यस 2014। तो किसी ने लिखा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सेकेंड अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर 2014 वॉज द टाइम, है ना। 2014 का जो 2 अक्टूबर था, उसमें हम लोगों ने देखा कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्वच्छ भारत मिशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब उसका कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन स्वच्छ भारत वॉज इंट्रोड्यूस्ड? एनी आइडिया? एनी आइडिया क्या है? पता ही होगा यार, क्यों किया गया था, क्यों, उसका गोल क्या था? सफाई करना, झाड़ू वाड़ू लगाना? इससे पहले ऐसा कोई मिशन था क्या इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन जैसा? ध्यान रखना, जैसे प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग बन गया, जैसे IPC का भारतीय न्याय संहिता बन गया, जैसे CRPC का भारतीय क्या था, न्यायिक कुछ था, जैसे इंडियन एविडेंसेस एक्ट का भारतीय साक्ष्य संहिता बन गया, उसी तरह क्लीन इंडिया मिशन का स्वच्छ भारत मिशन बन गया था। ठीक है, पहले से ही था, 2014 में सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है। और उसका टारगेट क्या था? ध्यान देना, जब वो स्टार्ट हुआ था, इट वाज हैविंग अ टारगेट ऑफ कि 2019 के अंदर यूनिवर्सल सैनिटेशन, यूनिवर्सल सैनिटेशन। अब उसके अगर हम लोग अगर देखें तो जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया का पोजीशन इज 180, और जब बहुत सारे हमसे भी कम डेवलप्ड नेशंस हैं
वो हमसे भी बहुत आगे हैं इस सिचुएशन में। क्यों आगे हैं? ये क्या काम करता है ईपीआई? पहले थोड़ा सा ईपीआई के बारे में बात कर लें, फिर तो अपना बात करेंगे ही ना। जो ईपीआई है वो बात करता है ऑन दी परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटैलिटी। ठीक है, तो ये सिर्फ इन्हीं में नहीं, इट मेजर्स 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 इश्यूज कैटेगरीज, जिसमें एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आता है। एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सो इसमें ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का जो एस्पेक्ट है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, और गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा इसके अगेंस्ट? एनीवन? गवर्नमेंट ने क्या बोला होगा जो बाकी इंडेक्सेस के लिए भी बोलता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो भी इंडेक्सेस में इंडिया का रैंक खराब आए, बोलेगा इसका जो मेथोडोलॉजी है वो फॉल्टी है, वो सही नहीं है। इंडियन सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है, है ना, हम लोग बहुत आगे हैं। गवर्नमेंट का हमेशा यही होता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं थोड़ा सा कि स्वच्छ भारत मिशन का इसमें क्या लेना देना है। स्वच्छ भारत मिशन का इसमें यही लेना देना है, पहले थोड़ा सा स्वच्छ भारत मिशन समझ लो। ऑन दी 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 2014 में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? वी स्टार्टेड दी स्वच्छ भारत मिशन। इसका 2 सब मिशन था, एक अर्बन एक रूरल। ठीक है, नाउ जो अर्बन वाला कंपोनेंट है उसको कौन इंप्लीमेंट करता है, एकदम डिटेल में समझना। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। एंड जो रूरल वाला है उसको देखता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। देख रहे हो कहां पर आकर रुक रहे हैं हम लोग? एयर क्वालिटी को छोड़ देना, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में आना। नाउ इसका काम क्या है? जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वो क्या करता है? उसमें इंक्रीज करना, टू इंप्रूव करना द लेवल्स ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी बहुत सारे पंचायतों में जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वेस्ट आता है उसको कैसे मैनेज किया जाए इन पंचायत एरियाज। और जो पंचायत वाला मूवी में, जो पंचायत 2 में ही शायद था या पंचायत 1 में था, पंचायत 2 में ही होता है ना ऐसा, जो पंचायत मूवी आया था उसमें, दैट इज द ओडीएफ। व्हाट डू यू मीन बाय ओडीएफ? ओपन डेफिकेशन फ्री। हाँ, मतलब खुले में शौच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पंचायत वाला वेब सीरीज आया था उसमें भी यही होता है। जो सुबह सुबह जो डीएम साहब है वो गांव में आती है, तो वो फिर कौन जाता है उसको जो इंग्लिश में बोल के भगाता है, जो क्या नाम है उसका, देख रहा है विनोद, विनोद जाता है वो मैदान में। ठीक है, नाउ टू मेकिंग ओपन डेफिकेशन फ्री ग्राम पंचायत इज वन ऑफ द टारगेट्स, जिसको बोला जाता है कि 100% कर लिया गया है इन बहुत स्टेट, लेकिन जाओगे तो ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है। नाउ स्वच्छ भारत मिशन का फेज 1 हम लोग मान लेते हैं कि कंप्लीट हो गया है, तो उसमें हम लोगों ने एसबीएम फेज 2 स्टार्ट किया है। सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुआ है? इन 2020-2021। इसका क्या है? इसका इट एफर्ट्स विथ फोकस ऑन सेफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड जो सस्टेनेबिलिटी है ओडीएफ। मतलब ओडीएफ बना दिए, एक बार टॉयलेट, एक बार घर में शौचालय बना दिया गया है, उसके बाद भी लोग शौचालय यूज नहीं करते। किसी किसी का शौचालय टूट जाता है क्योंकि बनाया ऐसे जाता है ना। और उसी के साथ साथ बोला गया है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड दी ओडीएफ प्लस विलेज। हाँ, ये टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओडीएफ प्लस विलेज क्या है? कि जिसने अपने ओडीएफ स्टेटस को सस्टेन किया है। मैंने बताया था ना कि ओडीएफ का बार बार सर्वे होता है, उसमें अगर पकड़ा जाए कि कहीं किसी गांव में अभी भी ओडीएफ है, तो ये पकड़ लिया जाएगा कि दैट विलेज इज आउट ऑफ द ओडीएफ। लेकिन अगर कोई सस्टेन कर पा रहा है तो वी से दैट विलेज इज ओडीएफ प्लस विलेज। और इसी के साथ साथ जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है उसको मैनेज करने का जो काम है उसको लाया गया था अंडर दी एसबीएम फेज 2। ठीक है, नाउ स्वच्छ भारत मिशन में ये जो एस्पेक्ट्स हैं, अर्बन रूरल, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 जिसमें ओडीएफ प्लस का कॉन्सेप्ट आया था। दूसरा जो ओडीएफ का कॉन्सेप्ट है, जो खुला शौच या ओपन डेफिकेशन फ्री से बचाता है ना। अचीवमेंट देख लें, अगर बुरा बात नहीं बोले, हमेशा थोड़ा अच्छा भी बोले। फेज 1 क्या बात बोलता है कि 10 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट बनाया गया था, जिसको लेकर के बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज अभी भी इसको लेकर के चिढ़ाते हैं हम लोगों को कि आजादी के इतने साल में भी इतना कुछ है हमारे पास, चंद्रयान है, और वी हैव टू आल्सो थिंक अबाउट
इंडिविजुअल टॉयलेट्स, है ना, जबकि इंडिया का जो सैनिटेशन कवरेज था वो 39% था इन 2004 टू 100% इन 2019। मोदी जी का स्पीच अगर देखोगे तो 100%। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है कि जो ओडीएफ गांव होता है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज होता है, वो अल्टीमेटली फिर जाकर के कभी ना कभी उसमें देखा जाता है कि जो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता है उसमें, ठीक है। नाउ इससे क्या होता है कि अच्छा सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन का सिर्फ और सिर्फ क्लीनलीनेस के प्रति ही उसका टारगेट था? क्या ऐसा था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सैनिटेशन और क्लीनलीनेस ही इंश्योर करेंगे, या उसका कोई एक इनडायरेक्ट टारगेट भी था? नेचर प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए भी चाहिए। हाँ, एक तो एनवायरनमेंट हो जाएगा, दूसरा इकोनॉमिक उसका एक एस्पेक्ट है कि लोग अगर ओडीएफ, अगर कोई विलेज है उनमें देखा गया है कि लोग बीमार कम पड़ते हैं, लोग जो है वो बीमार कम पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे गांव में उनका बीमार पड़ना बहुत कम है। एंड उसी के साथ साथ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, है ना, ऐसा देखा गया है, जो कि हमारा जो एसडीजी जो 6 है, एसडीजी 6 टॉक्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सैनिटेशन एंड हाइजीन के बारे में भी बात किया गया था, क्लीनलीनेस का जो बात था, है ना। तो हम लोगों ने 11 इयर्स पहले ही उसको अचीव कर लिया है, ऐसा बोला गया है। दूसरा अगर हम लोग देखें एसबीएम फेज 2 का अचीवमेंट, तो 70% ऑफ द विलेजेस हैव अचीव्ड ओडीएफ प्लस स्टेटस, मतलब उन्होंने दे हैव सस्टेन द ओडीएफ स्टेटस, है ना। उसमें से सबसे अच्छा अचीव करने वाला स्टेट से देखें तो सबसे अच्छा तो अंडमान एंड निकोबार, और स्टेट में देखें तो गोवा। व्हाट इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? इंदौर। इंदौर, है ना, बहुत सालों तक इंदौर ही रहता है। और ये किसका ये काम था? वहां पर एक जो म्युनिसिपैलिटी है, जो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके एक एग्जीक्यूटिव थे। एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है वो एक, वहां के इंजीनियर जो होते हैं, ही वॉज द पर्सन हु इम्प्लीमेंटेड ऑल दीज थिंग्स एंड ही वॉज अ सिविल सर्वेंट अल्टीमेटली, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि वो उन्होंने ही इंदौर में कुछ ऐसे ऐसे चीजों का इम्प्लीमेंटेशन किया जिससे लोगों का भी लाइफ सुधरा है, इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड एनवायरमेंटली ऑल्सो। नाउ ये कुछ चीजें हैं, मैं सेंड कर दूंगा। चैलेंजेस क्या क्या है? देयर आर सम बिहेवियरल चेंजेस। गांव में अगर देखें तो बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीप रूटेड कल्चरल एस्पेक्ट हैं। कौन सा मूवी था वो अक्षय कुमार वाला? टॉयलेट एक प्रेम कथा वाला, है ना। उसमें भी वही था कि घर में नहीं होना चाहिए, घर से दूर होना चाहिए। घर में शौचालय कोई बनाता है क्या, है ना। सो दिस वाज बिहेवियरल चेंज कि वी हैव सम डीप रूटेड कल्चरल एटीट्यूड्स, जिसमें लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा हम लोगों को कि नहीं भाई समझो, तुम्हारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत गांव ऐसे हैं, बहुत ट्राइबल गांव ऐसे भी हैं इन छत्तीसगढ़, इन सम एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो, इन सम एरियाज ऑफ ओडिशा ऑल्सो, जहां पर स्टडी में ये देखा गया है कि टॉयलेट तो है बट दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज इट, ठीक है। नाउ अब जो टॉयलेट्स बनते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इसमें जो वर्ल्ड का एक मॉडल है इन पब्लिक टॉयलेट्स, इंडिया का एक बहुत बड़ा कंपनी है, इट्स अ पब्लिक कंपनी नाउ, मतलब लिस्टेड कंपनी है इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड द सुलभ इंटरनेशनल। जानते हो सुलभ इंटरनेशनल क्या काम करता है? सुलभ शौचालय बनाता है। हाँ, और इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी है इंडिया का। ये एक जस्ट एनजीओ के रूप में आया था, देन इट बिकेम अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जो एक बहुत बड़ा कंपनी है अभी वर्ल्ड में। और जो हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट पढ़ते हैं, उसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जो सुलभ शौचालय है, उन्होंने क्या किया था, जो सुलभ इंटरनेशनल है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसके बाहर भी इनका ब्रांचेस है बहुत जगहों में, ठीक है। तो इनके साथ भी काम करके क्या किया गया था कि सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने का काम किया गया था बहुत जगहों पर। और इसी के साथ साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो वेस्ट जनरेट होता है उसके सोर्स से लेकर के ही उसको, मतलब जो अलग करने का, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स। सबके घर में वो ग्रीन बाल्टी और ब्लू बाल्टी दिया गया होगा,
बहुत लोगों बहुत जगह में दिया गया, गुवाहाटी म्यूनिसिपैलिटी में तो दिया ही है, सबके घर में होगा शायद कहीं कहीं ना कहीं पर, एक ग्रीन बाल्टी एक ब्लू बाल्टी है ना, एक में वेट वेस्ट रखना है, एक में सॉलिड वेस्ट रखना है ना। सो उसमें ये चीज सेग्रीगेशन करना रूरल एरियाज में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन तो जाएगा लेकिन उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी की वजह से क्या होता है कि ओडीएफ बनने के बाद भी बहुत सारे गांव ओडीएफ से बाहर आ जाते हैं, है ना। और दूसरा तो ओपन डेफिकेशन एक प्रॉब्लम है ही इंडिया में बहुत सारे जगहों पर, वेस्ट मैनेजमेंट इज अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। और फंडिंग एंड रिसोर्सेज, स्वच्छ भारत अभियान का फंडिंग जो है परसेंटेज वाइज देखा जाए तो साल भर मतलब सालों साल में कम तो हुआ ही है बहुत ज्यादा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ोतरी है वो उसमें बहुत कम देखा गया है। बट अगर हम लोग ठीक ठाक से देखें तो कैसे इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं कि जो चैलेंज है उसको अप्रोच करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, बट वी हैव टू हैव सम कोऑपरेशन फ्रॉम कम्युनिटीज। कुछ एनजीओज हैं इस पे काम करते हैं, देयर आर सम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। और मैं जिसके बारे में बात कर रहा था सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सैनिटेशन है और जो क्लीनलीनेस है उसको सेफगार्ड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव सम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे जो जिस बारे में बात कर रहा था ओडीएफ प्लस सस्टेनेबिलिटी, कि एक बार बन जाए टॉयलेट तो उसके बाद उसको सस्टेन करना कितना इजी था, सो वी कैन एंश्योर दैट, ठीक है। सो दिस विल पर्टेन टू योर GS2, ठीक है। जब भी नोट करो तो अलग अलग से नोट करना इन सब चीजों को। नाउ टॉकिंग अबाउट वेटलैंड, इंपॉर्टेंट वेटलैंड, पुलिकट लेक। बात यहां पर पुलिकट लेक की है, क्यों है? बिकॉज पुलिकट लेक में स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट में है पुलिकट लेक, वेयर इट इज लोकेटेड, देखने नहीं दूंगा, कहां लोकेटेड है पुलिकट लेक? तमिलनाडु। इन तमिलनाडु। कैसा पानी है उसका? पानी कैसा है? ब्रैकिश है, फ्रेश है, कैसा है? देख ही लिया सर ब्रेकिश। चलो, नाउ द थिंग इज कि ब्रैकिश वाटर में इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। फर्स्ट कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इन इंडिया? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इन इंडिया? उड़ीसा का चिल्का। हाँ सलाइन वाटर, वाटर ये सब में कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? ब्रैकिश, इट इज द चिलिका। बार बार बताया था ना मैं। लार्जेस्ट में कौन सा है फ्रेश वाटर में? फ्रेश वाटर में वो ऊपर वाला बोला था। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? सांबर में। सांभर तो, सांभर में मैंने क्या बताया, सांभर में तो फिर नमक निकलता है उससे। वुलर लेक, यस इट्स दी वुलर लेक। हाँ ऊपर वाला, सही बोला था उसने वेदोत्री ने, ऊपर वाला मतलब जम्मू कश्मीर वाला, इट्स दी वुलर लेक। ध्यान देना, ये सब चीज भूल जाओगे तो फिर क्या होगा कि कॉन्सेप्ट नहीं निकाल पाओगे, मतलब आता भी होगा, आंसर आता है लेकिन श्योर नहीं हो पा रहे हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ कुछ पार्ट में पुलिकट इज लोकेटेड, ठीक है। नाउ पुलिकट इकोसिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और इसमें ऑलमोस्ट 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हम लोग को देखने को मिलता है। 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हम लोग को देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग 50 ऑफ विच आर इंटरकॉन्टिनेंटल स्पीशीज। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे आज। व्हाट डू मीन बाय दिस इंटरकॉन्टिनेंटल स्पीशीज? इंटरकॉन्टिनेंटल स्पीशीज मतलब, व्हाट डू मीन बाय इंटरकॉन्टिनेंटल बर्ड स्पीशीज? माइग्रेटरी बर्ड्स अल्टीमेटली, जो माइग्रेट करते हैं फिर चले माइग्रेटरी जाते बर्ड्स। हैं। ना उसी में इंपॉर्टेंट चीज होता है ये,
द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे फॉर बर्ड्स. व्हाट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे फॉर बर्ड्स? नाम सुने? व्हाट इज दिस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे फॉर बर्ड्स? तो साइबेरिया से सेंट्रल एशिया होके उड़ के आते हैं. हाँ, अब साइबेरिया वाला जो रूट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अब बात यह है कि ये वाला जो रूट है इट इज द स्मॉलेस्ट रूट इन द वर्ल्ड. ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे रूट हैं. अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड में ऐसे देयर आर सम रूट्स. हियर इट इज. ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे रूट्स हैं. वन ऑफ दोज इज दिस, है ना. अब छोटा, सबसे छोटा सा ही है साइबेरिया से इंडिया के नीचे तक, मतलब टुवर्ड्स अप टिल मालदीव्स तक, है ना. हम लोगों को ये मालदीव्स तक दिखता है. तो इसमें से अगर बात करें, अरे यार होल्ड ऑन एक सेकंड, रुकना सर. अभी ठीक है ना. ऐसे वर्ल्ड में अगर देखें हम लोग तो क्या है कि एक कॉन्टिनेंट में ऐसा बहुत सारा फ्लाईवेज हम लोग को देखने को मिलता है. अमेरिकाज में क्या है, देयर आर 3 फ्लाईवेज. पैसिफिक अमेरिकाज फ्लाईवेज, सेंट्रल अमेरिकाज फ्लाईवेज एंड अटलांटिक अमेरिकाज फ्लाईवेज. तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो फ्लाईवेज है दिस इज द पैसिफिक अमेरिकाज फ्लाईवे, दिस इज द सेंट्रल अमेरिकाज, दिस इज द अटलांटिक अमेरिकाज. ये कहां से स्टार्ट होता है? देखो एकदम आर्कटिक सर्कल से स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल ओनली. और यहां से लेकर के ये आता है यहां तक. कहां तक? तिएरा देल फिगो. नाम सुने हो? क्या है? कहां पर है ये? कहां पर है तिएरा देल फिगो? तिएरा देल फिगो कौन से कंट्री में है? कौन सा कंट्री में है? एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहां पर है. ये वाला जो पॉइंट है इट इज तिएरा देल फिगो. ये कंट्री यहां पर है चिली, और ये है पूरा अर्जेंटीना. तो इट इज इन अर्जेंटीना, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अमेरिकाज. तो यहां से लेकर के एकदम तिएरा देल फिगो तक, जैसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, वो आर्कटिक से लेकर के यहां पर मालदीव्स तक है. तो जो बर्ड्स हैं उनका ये फ्लाइंग रूट है. अगर हम लोग देखें बाकी ये अमेरिकाज में 3 है ऐसा, एक पैसिफिक, सेंट्रल अमेरिका, अटलांटिक अमेरिका फ्लाईवे. अगर हम लोग देखें पहले आर्कटिक अफ्रीकन फ्लाईवेज. पहले आर्कटिक मतलब, पहले आर्कटिक समझते हो क्या है? पहले आर्कटिक मतलब नॉर्थ वाला पार्ट. मतलब अगर हम लोग यहां से देखें तो जो नॉर्दर्न अफ्रीका वाला पार्ट है, ये वाला हिमालय के ऊपर वाला पार्ट है, और यहां पर साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है, इसको पहली आर्कटिक जोन बोला जाता है. मतलब ये एक टाइम पे एक साथ में हुआ करता था ना, तो वो ये ऊपर वाला पार्ट मतलब आर्कटिक सर्कल हुआ करता था. सो इट इज दैट्स व्हाई नोन एज द पहली आर्कटिक जोन. इट इज दैट्स व्हाई नोन एज द पहली आर्कटिक जोन. नाउ वहां पर क्या है? देयर इज ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे, मेडिटेरेनियन और द ब्लैक सी फ्लाईवे, और द ईस्ट एशियन और द ईस्ट अफ्रीका फ्लाईवे. सो दिस इज द फ्लाईवे जो यूरोप और अफ्रीका के बीच है. एकदम यूरोप के ऊपर से स्टार्ट होता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड माइग्रेशन सिस्टम है, जिसमें बर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा, इन नंबर्स बहुत ज्यादा है. देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट. देखो कितना बड़ा है और कितना ऊपर तक आता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी कितना बड़ा है. ठीक है. जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है वो सबसे छोटा है. इट इज द शॉर्टेस्ट फ्लाईवे इन द वर्ल्ड. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज द शॉर्टेस्ट फ्लाईवे इन द वर्ल्ड. और ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही खत्म हो जाता है, वहीं शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है. ठीक है. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? वो जो रीजन वहां पर दिया हुआ है कि टिबेटन प्लेट्यू और हिमालयस की वजह से वहां पर जो बैरियर दिखता है बर्ड्स को, उसके वजह से क्या होता है
कि उनका जो पाथ है वो वहीं पर आकर रुक जाता है। जो ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला फ्लाईवे है वो यहां से लेकर के यहां तक है, ईस्ट एशिया से लेकर के पूरा ये पूरा रीजन यहां पर कंट्रोल करके। अब जनरली इसमें मैंने बताया था कि क्या होता है, कुछ कुछ स्पीशीज हैं जो इसके पार नहीं जाते हैं, जो इसके पार नहीं जाते हैं, इसके पार नहीं जाते हैं, है ना, जो इंडोनेशिया वाला आइलैंड था। दिस लाइन इज नोन एज, ये लाइन याद है, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन है कुछ स्पीशीज इसको क्रॉस नहीं करते हैं, और जनरली स्पीशीज का भी यहां पर क्या है, नेचर जो है अलग अलग है इन दोनों जगहों में। सो देयर इज अ इमेजिनरी लाइन हियर, जनरली हियर मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इट इज कॉल्ड दी एनीवन द वेलेस लाइन, है ना, जो वेलेस लाइन है, ठीक है, इट इज कॉल्ड दी वेलेस लाइन। ध्यान रखना ये नाम इसके साथ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे तो क्या है, कहां पर है और कितना है, कितना छोटा है, वो बस इतना याद रखना, ठीक है। द फ्लाईवे कवर्स 30 कंट्रीज, कहां से स्टार्ट होता है, इन नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ एशिया एंड ट्रांस कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन मतलब वो तुम साइबेरिया चले जाओ, एंड सम बर्ड्स क्रॉस द हिमालयाज मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, ठीक है। सो पुलिकट जो है उसमें एक बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है उनके लिए, वो वहां पर रुकते हैं बहुत दिनों तक, ठीक है। सो दैट्स व्हाई पुलिकट इज इंपॉर्टेंट, उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, दिस फ्लाईवे इज दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स और थे, मैं डिस्कस नहीं करूंगा आगे, बस इस चीज को देख लेना कि जो डिफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जितने भी स्टार्टिंग फ्रॉम बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी वहां के कैंडिडेट्स हैं सबने आर्टिकल 244A इसको इंप्लीमेंट करने का बात बोला है। व्हाट इज आर्टिकल 244A, देख लेना इसका, इट इज नथिंग बट इसमें बोला है कि आर्टिकल 244A वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 22nd अमेंडमेंट। क्या बोला गया था कि उसमें क्या करना है कि टू फॉर्म विद इन द स्टेट ऑफ असम एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ऑल और एनी ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड ट्राइबल एरियाज। इसको मिटिगेट करने के लिए हम लोगों ने 6 शेड्यूल बनाया था, ऑटोनॉमी दिया था कि स्टेट दे देना तो इतना इजी नहीं है, लेकिन सबने इस बात को एग्री किया था उस समय में कि इस बात को सबने एग्री किया था उस समय में कि स्टेटहुड मिलना चाहिए इन सभी को। तो इस बार भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डीफू है, असम का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारा डीफू कॉन्स्टिट्यूएंसी कुंटू कुंटू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी আছে, কার্বি আংলং, ওয়েস্ট কার্বি আংলং এন্ড ডিমা হাসাও, ঠিক এই তিনটা মিলায় আমার কার্বি আংলং তাতে ডিফু, আর एवरीवन हैज सेड दैट वी विल इंप्लीमेंट 244A, ठीक है, ध्यान देना। इट इज एक्चुअली डिमांड फॉर ऑटोनॉमी के उससे ही आया था, ठीक है। एक डोंगरिया कोंड ट्राइब पीवीटीजी, पीवीटीजी इसके बारे में मैं बार बार बोलते रहता हूं, थोड़ा सा देख लेना पीवीटीजी यहाँ का क्या है। ये डोंगरिया कोंड ट्राइब कहां से है, द डोंगरिया कोंड ट्राइब, दे आर a PVTG living in Odisha. Now Odisha has the highest number of PVTGs. उन लोगों ने क्या किया है, देखो ना, एक बहुत वार्निंग है सिचुएशन दैट दे हैव वार्नड ऑफ बॉयकॉटिंग द इलेक्शन। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट में एक केस रजिस्टर किया गया है ना, कि एंटी माइनिंग प्रोटेस्ट जो उन लोगों ने किया था फॉर हैविंग माओइस्ट लिंक्स, उन लोगों को बोला गया था कि एंटी माइनिंग वहां पर जो आंदोलन किया गया था वहां पर अभी भी उनके नाम पर, क्योंकि माओइस्ट लिंक के उनका हवाला देते हुए उनके नाम पर अभी भी जो केसेस हैं उसको विड्रॉ नहीं किया गया है, ठीक है। कहां रहते हैं, दे इनहेबिट दी नियमगिरी हिल रेंज इन उड़ीसा, है ना, जहां पर ये लोग रहते हैं। कौन? दी डोंगरिया कोंड ट्राइब। इनका अलग ज्वेलरी स्टाइल होता है जिसके बारे में मैं कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था कि पीवीटीजीज में ज्वेलरीज इन वेस्ट बंगाल, adjoining states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, you will see jewelries from this Dongriya Konda tribe, tattoos and hairstyles. उनका एक डिस्टिंक्ट ऐसा स्टाइल होता है, ठीक है। और देखा जाता है कि उनके ईयर्स में 3 इयरिंग्स पहनते हो थ्रू देयर नोज ऑल्सो, एंड बॉयज ऑल्सो वेयर रिंग्स, है ना यहाँ पर, बॉयज ऑल्सो वेयर
2 nose rings, ठीक है। डिस्टिंक्ट और एक चीज है कि डोंगरिया गर्ल्स वेयर क्लिप्स इन देयर हेयर एंड रिंग्स एंड बीड्स अराउंड देयर नेक्स। सो डोंगरिया कोन ट्राइब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीवीटीजी इसके बारे में उतना बात नहीं करेंगे, बार बार बात करते रहते हैं। एक इंडियन एयरफोर्स का एक क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको थोड़ा सा देख लेना। जीपीएस से एक बात याद आया, दीपाशी वाज आस्किंग अबाउट जीपीएस स्पूफिंग, थोड़ा इस चीज को मैं बता देता हूं। इज नथिंग, छोटा सा चीज है, इट इज कॉल्ड जीपीएस स्पूफिंग। व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग? स्पूफ मतलब करना, मतलब किसी को, व्हाट डू मीन बाय स्पूफिंग? लिटरली, in literal sense, what do you mean by spoofing? Anyone? What do you mean by spoofing? किसी को spoof करना मतलब क्या होता है? बेवकूफ बनाना। बेवकूफ बनाना। तो जीपीएस स्पूफिंग इज द सिमिलर थिंग। इसको किसने यूज किया है? इजराइल ने यूज किया है जीपीएस स्पूफिंग को अगेंस्ट ईरान का जो मिसाइल्स था। अब मिसाइल तो जनरली जीपीएस के बेसिस पे ही चलते हैं। अब जीपीएस के बेसिस पे जब मिसाइल्स चलते हैं तो ईरान ने क्या किया, सॉरी इजराइल ने क्या किया है कि ईरान के जो मिसाइल्स आते हैं उनको कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजे हैं जिससे उनका जीपीएस स्पूफिंग हो गया है। जीपीएस स्पूफिंग मतलब कि जो मिसाइल्स इन लोगों ने भेजा था उन मिसाइल्स में जीपीएस स्पूफिंग की वजह से क्या हो गया है कि मान लो जीपीएस स्पूफिंग से क्या होता है, इफ दिस इज योर लोकेशन, ये वाला लोकेशन तुम सर्च कर रहे हो, मान लो दिस इज द लोकेशन, तुमको जीपीएस स्पूफिंग में ये बताया जाएगा कि दिस लोकेशन इज फॉल्स, तुमको कोई और लोकेशन दिखा दिया जाएगा उसमें। अब बोल सकते हो सर ये तो जैमिंग जैसा ही है ना, ये तो जीपीएस जैमिंग जैसा हुआ। बट जीपीएस जैमिंग में क्या होता है कि जीपीएस ही बंद हो जाता है। जीपीएस का जो भी कनेक्शन होता है, जो जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम है, उसका कोई भी कनेक्शन वहां पर काम नहीं करेगा। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग से क्या होता है कि कनेक्शन तो काम करेगा बट इट विल शो यू दैट दिस लोकेशन यू आर सर्चिंग अबाउट इज फॉल्स। ठीक है, जो लोकेशन तुम सर्च कर रहे हो इट इज फॉल्स। सो दिस इज जीपीएस स्पूफिंग, जो इजराइल ने ईरानियन मिसाइल्स को उल्लू बनाने के लिए यूज किया है। ठीक है, एक पायरोक्लास्ट भी पूछा था ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं पायरोक्लास्ट विथ सम इंपॉर्टेंट वोल्केनोज, मैं नेक्स्ट क्लास में आई विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट वोल्केनोज जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। वर्ल्ड में लास्ट 1 ईयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं उसको लेकर के मैं एक अलग सा पोर्शन बता दूंगा जिसमें आई विल टॉक अबाउट दी पायरोक्लास्ट्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एट एनी टाइम यू कैन आस्क मी। ठीक है, आज जो भी टॉपिक हुआ है थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेना रिगार्डिंग द एमटीपी एक्ट, स्वच्छ भारत मिशन, आईएनएसवी तारिणी। ठीक है, जो भी टॉपिक्स है फिर से एक बार देखना, रिवाइज करना। कोई भी चीज समझ में ना आए प्लीज डू रीच आउट टू मी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।